हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जब यूपी में सेकेंड वेव कोविड-19 की अपने शबाब पर थी और कहर बरपा रही थी, मां गंगा में लाशें तैर रही थीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, तब बाराबंकी के एसडीएम को अजान से प्रॉब्लम थी और फिर उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया सेक्शन 133 सीआरपीसी में और ऑर्डर पास कर दिया एक मस्जिद के डिमोलिशन की, जिसके बारे में अब हाई कोर्ट ने नोट किया है आर्गुमेंट कि शायद वो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। दरअसल मस्जिद के डिमोलिशन की एक अब तारीख बनती जा रही है। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। राष्ट्र को संबोधित करते हुए तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने देश से प्रॉमिस किया था कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी। किसी ने उनको वो प्रॉमिस दोबारा याद न दिलाया। अब ये रिट पिटीशन फाइल हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस डिमोलिशन के खिलाफ। बाराबंकी के राम स्नेही घाट में जो मस्जिद गिराई गई कि उसको रेस्टोर किया जाए। मुझे नहीं मालूम कहां तक इसमें कामयाबी होगी, लेकिन एक ऑर्डर जनरल पूरे यूपी के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का 24 अप्रैल का था, जिसमें यह कहा गया था कि सारे इविक्शन और डिमोलिशन के मामले में सरकार स्लो होगी। बाराबंकी के एसडीएम साहब कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। क्या है 133? क्योंकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है कल, और इलाहाबाद हाई कोर्ट एसडीएम क्या कर सकता है 133 में, इस पे एक जजमेंट देने वाली है। मैं समझता हूं कि जो यूपी में एक ये ट्रेंड बन रहा था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट न्यूसेंस हटाने के नाम पर एक ऑर्डर पास कर दे और डिमोलिशन हो जाए, उस पर शायद अब कोई रोक लगेगी। सेक्शन 133 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की। अगर कहीं पर कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई न्यूसेंस है, अर्जेंसी है, शेर आकर बैठ गया है, कोई पुरानी बिल्डिंग है, खतरा है उसके गिर जाने का, तो ऐसी सिचुएशन में वो 133 की पावर इस्तेमाल करेगा ताकि पब्लिक एज अ होल का फायदा हो और उसे बचाया जाए। 133 का इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तय करने के लिए नहीं किया जाएगा। ओनरशिप और टाइटल का मसला 133 में तय नहीं होगा, उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमने मामला कर रखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑर्डर है ऑनरेबल जस्टिस रंजन रॉय और ऑनरेबल जस्टिस सौरभ लवानिया का। पर्सनल लॉ बोर्ड पिटिशनर बना, वक्फ बोर्ड पिटिशनर बना, हशमत अली पिटिशनर बने, जयदीप नारायण माथुर ने केस को आर्गू किया और उन्होंने कहा कि यह मस्जिद जो प्लॉट नंबर 776, 777, 841, 842 पे है, ये 100 साल पुरानी है। लोग यहां पर नमाज पढ़ते थे और इसको डिमोलिश कर दिया गया। जो 133 की पावर एसडीएम साहब ने इस्तेमाल की, वो मेलाफाइड इंटेंशन से की, क्योंकि वो सामने ही रहते थे, अजान से डिस्टर्ब होते थे। आपको मालूम है सोनू निगम भी अजान से डिस्टर्ब होते हैं। तेलंगाना के चीफ जस्टिस के घर के सामने मस्जिद है। चीफ जस्टिस, एसडीएम की तो कोई मामला नहीं होता, अजान भी होती है, चीफ जस्टिस उससे डिस्टर्ब भी होते होंगे,
लेकिन कभी कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं की। यकीनन वॉल्यूम अजान का कम होना चाहिए। यकीनन कोई जरूरत नहीं है कि हर मस्जिद से अजान टॉप ऑफ द वॉइस पे की जाए। और 2 दिन पहले तो अब सऊदी अरब में यह ऑर्डर आ गया कि वहां की मस्जिदें भी अपने वॉल्यूम 1/3 पे ले आए। नॉइस पोल्यूशन का मसला तो ग्लोबल मसला है, उस सब में आना चाहिए। लेकिन इस केस में इस मस्जिद की इंतजामिया ने एसडीएम साहब की परेशानी को देखते हुए माइक हटा दिया था। लाउड स्पीकर पर अजान अब नहीं हो रही थी। लेकिन अगर कोई एक अजान से डिस्टर्ब हुआ या परेशान हुआ तो उसको पर्सनल ले ले और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करे और वैलिडिटी ऑफ टाइटल तय कर दे। वैलिडिटी ऑफ वक्फ रजिस्ट्रेशन, जो वक्फ एक्ट है 1995 का, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को वो पावर है, उसको एग्जामिन कर ले। ये तो कोई रूल ऑफ लॉ ना हुआ। और इतनी जल्दी में थे। हाई कोर्ट ने तो मैंने अभी बताया 24 अप्रैल को कहा कि डिमोलिशन में स्लो होंगे, मगर मजिस्ट्रेट साहब पता नहीं किस रीजन से कुछ ज्यादा जल्दी में थे। 3 अप्रैल को ऑर्डर पास कर दिया और प्रोसीडिंग्स का जिक्र कर दिया उसमें 9 अप्रैल का। आर्गू किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जयदीप नारायण माथुर ने कि देखिए इनके ये ऑर्डर में ही प्रॉब्लम है। इनिशियल ऑर्डर 3 अप्रैल का है और उसके बाद उसमें रेफरेंस आ रहा है 9 अप्रैल का। और जब ये एहसास हुआ कि हमारा ऑर्डर गलत हो गया तो 12 अप्रैल को फिर ऑर्डर पास कर दिया और 12 अप्रैल के ऑर्डर में कोई हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, यानी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को भी वायलेट कर दिया। सीआरपीसी का ऑर्डर है 133, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, जबकि वहां तो सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट्स के ऑर्डर्स अपलोड होने हैं। हाई कोर्ट ने यह माना कि यह मसला ऐसा है जिसमें नोटिस इशू होना चाहिए, और हाई कोर्ट ने यह माना कि यह मसला ऐसा है जिसमें सारी पार्टीज अब एफिडेविट दें। यकीनन हाई कोर्ट इस मसले पर जब अब फैसला देगी, मुझे नहीं लगता खैर जल्दी फैसला आएगा, लेकिन जब भी आएगा वो सेक्शन 133 की एम्बिट और स्कोप के लिए एक बड़ा फैसला होगा। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुछाला साहब अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि भाई यहां लोग नमाज पढ़ते थे, ये तो एसआर बुमाई का पैरा 151 का सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन हो गया। संविधान में पर्सनल ईगो के लिए और पर्सनल विम्स एंड फैंसीज के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। माथुर साहब ने बताया कि साहब 1960 का जो कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी इस लैंड को मेंशन किया गया है एज आबादी, और उसमें मस्जिद भी मेंशन की गई है। यकीनन इसकी ओनरशिप के बारे में कुछ डाउट है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके लिए नहीं दिखाया जा सका। डिमोलिशन के बाद जो मलबा था वो भी नदी में फेंक दिया गया ताकि उनकी ईंटों से यह ना पता चल जाए कि वो ईंट किस ईयर की थी। मुछाला साहब ने कहा ओनरशिप ना भी हो तब भी वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है। एक तो यह होता है कि साहब वाकिफ ने वक्फ कर दी, आपके पास डीड अवेलेबल है, वक्फ साबित हो गया और वक्फ प्रॉपर्टी फिर हमेशा हमेशा के लिए गॉट की होगी। एक है कंसेप्ट वक्फ बाय यूजर का,
15-20 पेज वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में लिखे। दरअसल वहां यह मुद्दा उठाया गया गैर जरूरी तौर पर वैसे कि 1856 से पहले बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी या नहीं होती थी। और जब यह आर्गुमेंट लिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कि अल्टरनेटिव प्ली यह है कि वक्फ बाय यूजर है, यानी इस जगह नमाज इतने सालों से 400 सालों से हो रही है, उसको कोर्ट ने बड़े माइन्यूटली स्टडी किया और कहा कि यह वक्फ बाय यूजर साबित नहीं होता। इसलिए क्योंकि वक्फ बाय यूजर के लिए पीसफुल इंजॉयमेंट होना चाहिए लैंड का, हॉस्टाइल पोजेशन होना चाहिए, कोई उसी पर ऑब्जेक्ट ना करे। जरा से समझा दूं वक्फ बाय यूजर क्या है कि ये एक मस्जिद का लैंड है, वहां मस्जिद बनी हुई है, उसकी ओनरशिप भी होगी, वो वक्फ भी होगी। मस्जिद के बाहर की कुछ जमीन है, उस पे लोग नमाज पढ़ते हैं या वजू कर लेते हैं। वो जमीन किसी और की है, उस और आदमी ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, साला साल गुजर गए। इसका मतलब ये वक्फ बाय यूजर से ये जो बाहर का लैंड है वो भी मस्जिद की मलकियत बन गई। मुछाला साहब ने कहा कि वो इस कॉम्प्लिकेटेड डिबेट में नहीं जाना चाहते। एक रिट में तो यह है कि मस्जिद बनाई जाए दोबारा, लेकिन मुछाला साहब ने यहां पे बात की कि वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं कि गैर जरूरी तौर पर इल्लीगल तरीके से एक मस्जिद डिमोलिश कर दी जाए तो उसमें मुआवजा दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पब्लिक यूटिलिटी लैंड पर कोई भी रिलीजियस प्लेस, मस्जिद हो कि मंदिर हो कि गिरजाघर हो कि गुरुद्वारा हो, बनाया जा सकता है। यकीनन मेरी पोजीशन यह है और हम पूरा वीडियो बना चुके हैं बाराबंकी की मस्जिद पर, आप देखिए उस वीडियो को, कि कोई भी मस्जिद हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, अगर वो इल्लीगली बना है उसे डिमोलिश किया जाए। लेकिन डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम 133 में पास करेगा या देश के कानून के हिसाब से पास होगा, यह प्रश्न है। मैं समझता हूं कि अगर इस मस्जिद का वक्फ बोर्ड ने गलत रजिस्ट्रेशन किया तो करेक्ट प्रोसीडिंग यह थी कि वक्फ बोर्ड को प्रोसीड किया जाता और यह कहा जाता कि यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। अपने हाथ में लॉ लेना जनता के लिए भी मना है और एसडीएम के लिए भी मना है। अब देखिए कि यह वक्त दिया गया है कि 3 हफ्ते में सारी पार्टीज अपने अपने एफिडेविट देंगी, उसके बाद 1 हफ्ता मिलेगा पेटिशनर को कि वो रिजॉइंडर देंगे, और फिर अब इस केस की सुनवाई 23 जुलाई को होगी। मैं ये समझता हूं कि जो जजमेंट इस केस में होगा उसके बड़े वाइड इंप्लीकेशंस होंगे, क्योंकि जो यूपी के हालात नजर आते हैं उसमें सरकार ये कह चुकी है कि कई हजार रिलीजियस प्लेसेस इल्लीगल हैं और उनका डिमोलिशन होना चाहिए। अगर सरकार वाकई में इसमें सीरियस है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि इल्लीगल स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए, लेकिन उसकी प्रोसेस विद इन रूल ऑफ लॉ हो, वो एज पर लॉ हो। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। ये एक मस्जिद का लोकल मामला है, लोकल मामलात को नेशनल ना बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।